गुड आफ्टरनून मित्रों। आज मैं भारत की आज़ादी के 7 दशक के बाद हमने कितनी यात्राएं पूरी की है, इसी को लेकर मैं कुछ आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप अगर इस बातों से सहमति या असहमति रखिएगा तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें आज़ाद हुए पूरे 70 वर्ष के आसपास हो चुका है। 47 में देश आज़ाद हुआ था। उस समय देश की जनसंख्या लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास थी। आज 125 करोड़ के पार हमारी जनसंख्या पहुंच गई है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था अभी छठे नंबर पे है। ब्रिटेन को यदि हम हटा दें तो हम 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम जब तुलना करते हैं ब्रिटेन जैसे देशों से, ये हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर आ गए हैं। तो कभी आपने कल्पना किया है कि ब्रिटेन की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के आसपास है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। क्या कोई तुलना हो सकता है? लेकिन हमारे तथाकथित राजनेता हर मंच पे ये दुहाई देते रहते हैं कि हमने आज़ादी के बाद देश को जो है विकास के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, घर को छोड़ दिया। लेकिन कितना बात यह सही प्रतीत होता है। आज भारत की स्थिति हम देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 के पार पहुंच जाती है। भूखमरी की स्थिति दयनीय है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। यह बहुत सारे रिपोर्ट में भी बताया जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो या विश्व बैंक द्वारा जारी जितने भी रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति दुनिया में सबसे दयनीय है। तो किस हिसाब से हम विश्व गुरु कहलाने लायक हैं? क्या विश्व गुरु का तमगा देने से देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, या देश में भ्रष्टाचार का जो अभी दौर चल रहा है वह खत्म हो जाएगा? सरकारें आती है चली जाती है। पिछले पार्टी की जो सरकार थी उसने भी देश पर 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला। जनता ने दूसरी पार्टी को मौका दिया, इसकी स्थिति उससे भी बदतर है। आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी अपनी चरम स्थिति को प्राप्त कर गया है। युवा वर्ग हतोत्साहित, निराश दिखते हैं, उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। सरकारी सेक्टर की नौकरियां आती तो ज़रूर है, लेकिन जिस हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं उतने बड़े स्तर पर नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती है। बिहार, यूपी के छात्रों में हतोत्साहत की भावना सबसे ज़्यादा दिखती है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं तो अपने पुरातन पंथी बातों को दोहराते रहते हैं, लेकिन क्या पुरातन पंथी रूढ़िवादी बातों से देश का कल्याण हो सकता है? हम और चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोनों साथ में आज़ाद हुए थे। उसकी आज़ादी 1948 ईस्वी में हुई थी। हम तो 1 साल पहले ही उससे आज़ाद हो चुके थे, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था में आसमान ज़मीन का अंतर है। लोग ये भी दुहाई देते रहते हैं कि वहाँ मार्क्सवादी सरकार है, कम्युनिज्म की पार्टी है, इसलिए देश का विकास हुआ है। लेकिन यह सब थोथी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि वहाँ मानवाधिकारों का हनन होता है, लेकिन क्या कोई भूखा रहकर कौन सा मानवाधिकार पाकर वह जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है? हम रोज़ देखते हैं पढ़े लिखे लोगों में इतना निराशा की भावना पनप रही है जो देश हित में नहीं है। उन्हीं लोगों को कुछ लोग अपने मंतव्यों में समाहित कर लेते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वही लोग आगे चलकर नक्सलवाद, आतंकवादी गिरोह में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या सिर्फ वह व्यक्ति ही जिम्मेदार है जिसके ऊपर हम प्रत्यारोप लगाते हैं? इसके लिए क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? बहुत सारे चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन कभी हम इस पर गौर नहीं करते हैं। आए दिन लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर
समाज में वैमनस्य की भावना बढ़ा रहे हैं और लोग उनकी भावना में फंस भी जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल देश में काफ़ी गर्म चल रहा है। संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का दौर बहुत तेज़ी जोरों से है। भारतीय सिनेमा से लेकर राष्ट्रीय राजनेताओं के मंचों तक हमेशा यही बात दिखाई पड़ती है। क्या इससे देश का कल्याण हो सकता है? क्या संविधान निर्माताओं ने जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सपने देखे थे या फंडामेंटल राइट में जो अधिकार दिए थे, क्या वास्तव में वे सामाजिक में पूरे हो रहे हैं? इस पर हमें गौर करने की बात है। और हम नहीं गौर करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन कभी आपने यह सोचा नहीं है, शिक्षा की हालत आज देश में इतनी दयनीय है कि सरकारी स्कूलों में आप जाइएगा तो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लोग बहुत बोलते हैं कि हमने शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। साक्षरता दर भले ही हमारे देश में 73% पहुंच चुकी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप यदि जानेंगे तो मुश्किल से अभी भी वास्तविक रूप से साक्षर लोगों की संख्या 30 से 35% के आसपास ही है। लोगों को लिखने आ गया, पढ़ने के लिए आ गया, उसको ही साक्षरता के मानक में हम मान लेते हैं। लेकिन क्या ये साक्षरता का पैमाना सही है? आप कभी इस पर सोचिए। देश गर्त में डूबा जा रहा है, लेकिन फिर भी विकास का हम ढिंढोला पीटते रहते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास भी अभी नहीं पहुंच पाई है। हमारा पड़ोसी चीन का इकोनॉमिक 17 ट्रिलियन 18 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। आज उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के समतुल्य पहुंच चुकी है। चीन में लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है, लेकिन हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि वहाँ प्रति वर्ष 1 करोड़ कारों की बिक्री होती है, लेकिन हमारे देश में मात्र 30 से 35% लोग कार खरीद पाते हैं। 30 लाख लोग यहाँ कार खरीदते हैं। यह आंकड़ा ही हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। लेकिन हम कभी उसके विकास के तुलना नहीं करेंगे। सिर्फ हथियारों के नाम पर हम उससे लड़ते झगड़ते रहते हैं कि वो हमसे आगे निकल गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हथियार के मामले में हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आयातक देशों में आते हैं। अभी तक हम अच्छे अच्छे हथियारों को दूसरे देश से ही खरीद रहे हैं, जबकि हम अहिंसावादी देश हैं। जिस देश में अहिंसा के नाम पर लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, फिर भी इतनी हथियारों की क्या ज़रूरत है? क्या बिना हथियार के काम नहीं चल सकता है? चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। यदि नहीं भी चल सकता है तो आप आयात क्यों करते हैं? आप देश में ही बनाइए। अभी 70% हम हथियार दूसरे देशों पर निर्भर हैं। या तो रसिया से लेते हैं, या तो इजराइल से लेते हैं, या तो फ्रांस से लेते हैं। लेकिन यह सब देश के कल्याण की बात नहीं है। हमें इस पर सोचना चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक के नाम पर हम झगड़ते रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम देश के हित में नहीं सोचेंगे तो हम सिर्फ ढिंढोला पीटते ही रह जाएंगे। आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही देश में चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। राजनेताओं के मंचों पर विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। हमारी पार्टी की सरकार यदि आती है तो हम लोगों को इतना % आरक्षण देंगे। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो देश के लिए सपना देखा था, आरक्षण का सही मायना क्या होना चाहिए, क्या वह थोड़ा भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है? जो लोग आरक्षण की श्रेणी में आते हैं और आरक्षण का लाभ लेकर उस श्रेणी से बाहर जा चुके हैं, फिर भी वही लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। गांधी, नेहरू, पटेल का जो देश बनाने का सपना था, आज उसकी कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन क्या उनकी दृष्टि और आज के राजनेताओं की दृष्टि में हम फर्क नहीं कर पाते हैं? आज राजनेता हैं जो है राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं। आज देश में ऐसी स्थितियां हैं कि देश के जितने भी पार्टी हैं, वह तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो, सभी में हम देखते हैं
कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोकसभा के 27 से 28% सांसदों पर बलात्कार, अपराध जैसे जघन्य केस लागू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे संसद में बैठकर देश के लिए नीति निर्माण करते हैं। आम जनता को का सिर्फ बहाना बनाते हैं कि हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आप सोचिए कि जो देश का भक्षक है वही समाज का रक्षक बनने का प्रयास कर रहा है, और उस भक्षक से हम कब तक अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि देश को पूंजीपतियों के हाथों में दे देना चाहिए। यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन क्या पूंजीपति देश को सही तरीके से चला पाएंगे? यदि चला भी पाएंगे तो उनकी अपनी पॉलिसी होती है, वे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज यही बातों को विराम देते हैं। कल हम फिर आपके सामने कुछ ऐसे इशू पे सामने आएंगे जो देश में के लिए काफ़ी ज़रूरी है और तत्कालीन समय में उसकी आवश्यकता है आपको जानने के लिए। धन्यवाद एक बार फिर से।